जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार द बेस्ट एकेडमी में। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण डेरिवेशन और थ्योरी को लेकर आए हैं, जिसमें से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में पूछा गया आपसे बायो सेवर्ट के नियम को समझाइए, यानी बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। और ये 5 अंक का पूछा जाता है आपके फिजिक्स के बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, लिखते कैसे इसको। तो इसको लिखेंगे, बायो सेवर्ट ने धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक दिया था, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। इन बायो सेवर्ट ने यही बताया था, किसी चालक द्वारा कुछ दूरी पर अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, यह इस वीडियो में बताएंगे। तो उनके अनुसार एक चालक ले लेंगे जो कि XY है, और इसके अल्प दूरी dl के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र किन कारकों पर निर्भर करेगा वही हमें पता करना है। तो इनके हिसाब से बिंदु P पर dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला, चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, अर्थात B प्रोपोर्शनल I, चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होगा। दूसरा, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी ये जो लंबाई ले रहे हैं इसके समानुपाती होगा। जो कैपिटल B यानी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी लंबाई के समानुपाती होगा। और तीसरा, चालक तथा P बिंदु के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है, यानी B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। साइन थीटा को ज्या कहते हैं और cos थीटा को कोज्या कहते हैं। और अगला है, चालक से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ये जो चालक है और ये जो बिंदु P है इसके बीच की दूरी जो है r है और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी B प्रोपोर्शनल 1/r²। चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती, उसकी लंबाई के समानुपाती, कोण की ज्या के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी हो जाएगा आपका B प्रोपोर्शनल I धारा के समानुपाती, dl लंबाई के समानुपाती, ज्या के समानुपाती sin थीटा बटा में r², यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां से हो जाएगा B बराबर, इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा I dl sin थीटा अपान r²। और एक नियतांक आता है, जब किसी भी प्रोपोर्शनल को तोड़ते हैं तो μ0 बटा के 4π यहां पर। अब यही है आपका बायो सेवर्ट का नियम, B बराबर μ0 बटा के 4π I dl sin थीटा अपान r²। यही आपका बायो सेवर्ट का नियम है। उनके हिसाब से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह धारा के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, ज्या के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर μ0 बटा 4π जो है इसका मान होता है 10⁻⁷ इसका मान होता है। और ये हो गया आपका बायो सेवर्ट का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। ये अभी 5 अंक आपके एग्जाम में आता है और सीधा ये सिद्ध करने वाला है और सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। तो देखिए इसको सिद्ध कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ले लेंगे वृत्ताकार धारावाही लूप जो कि ये है, और इसकी केंद्र मान लेंगे O, इसकी त्रिज्या ले लेंगे R और इसका अल्प दूरी ले लेंगे AB जो कि है dl, और इसमें फेरे हम मान लेते हैं किसमें, n फेरे में। तो लिखेंगे कैसे कि माना एक तार को मोड़कर R त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अगर माना कुंडली छोटे छोटे भाग से मिलकर बनी, छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी है जिसकी लंबाई dl है, यानी छोटा छोटा भाग लेते हैं। अगर इसकी पूरी लंबाई l है तो dl छोटी छोटी लंबाई, अनेक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। तब अब इसका एक छोटा भाग यहाँ कर लेते हैं dl जो कि है AB। अब इसके आधार पर हम यहाँ पर छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे, तो उसका समाकलन कर देंगे तो बढ़ेगा, यानी पूरा निकल जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो बायो सेवर्ट के नियम के हिसाब से dl अल्पांश के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी छोटे से भाग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर। तो बायो सेवर्ट का नियम होता है dv बराबर μ0 बटा 4π dl sin थीटा अपन r²। अब यहाँ पर sin थीटा यानी थीटा का मान 90 अंश है जो कि रियल और r के बीच में जो कोण है 90 अंश है।
तो अब साइन अभ्यांश का मान रख देंगे तो 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका dv बराबर μ0 बटा 4 पाई आई dl अपान r स्क्वायर। यहां पर हम साइन अभ्यांश रख देंगे तो इसका मान 1 होता है। अब भाग का अगर निकालें तो इतना है, तो अगर इसका हम समाकलन कर दें तो पूरे का निकल जाएगा, यानी पूरे कुंडली द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर ओ पर वो सब निकल जाएगा। तो इसका हम समाकलन कर देंगे तो dv का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा आपका v, और यह नियतांक है μ0 बटा 4 पाई नियतांक है तो आगे आ जाएगा, i आगे आ जाएगा, और r स्क्वायर यह भी आपका आगे आ जाएगा, और समाकलन में रह जाएगा आपका dl। अब dl जो कि इसका अल्प भाग है तो इसका समाकलन करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, यानी पूरी इसकी लंबाई होती है 2 पाई r, यानी वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई r, और ये आपका यल का मान होगा, यानी इसकी पूरी कुंडली की लंबाई जो है एक वृत्त की परिधि के बराबर हो गई। तो अब यहां से b बराबर लिख लेंगे μ0 बटा के 4 पाई इंटू आई बटा के r स्क्वायर इंटू dl का मान हम निकालेंगे, dl को अगर समाकलन करेंगे तो यल आ जाएगा, और यह जो कुंडली की पूरी लंबाई है वो 2 पाई r है। अब एक आर से एक आर आपका कट जाएगा, 2 पाई से पाई कट जाएगा, और 2 दुना के 4, तो आपका आ जाएगा b बराबर μ0 बटा के 2 आई बटा के r। 2 आर से एक आर कट गया, एक आर बचा, 2 से 2 कट 4 कट गया, 2 बचा, पाई से पाई कट गया। और अगर कुंडली में अगर फेरे की संख्या यदि दी हो, यानी फेरों की संख्या अगर दिया हो तब चुंबकीय क्षेत्र आपका निकल जाएगा μ0 I बटा के 2r इंटू n। यह आपका हो गया वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो कि b बराबर μ0 n I बटा के 2r, यहां पर स्मॉल r रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो किरचॉफ ने विद्युत परिपथ के आधार पर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के आधार पर 2 नियम दिए थे, जिसमें से पहला है संधि का नियम और दूसरा है लूप का नियम। तो पहले नियम को हम देखते हैं, पहला नियम होता क्या है। तो किरचॉफ का पहले नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी किसी भी प्रकार का विद्युत परिपथ और उसमें अगर संधि दिया है तो उस पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी देखिए यहाँ पर एक संधि दिया गया है जिसमें से धारा I1 आ रही है, I2 आ रही है, I4 जा रही है, I3 जा रही है, I5 जा रही है और I6 जा रही है। तो इसमें बोला गया है किरचॉफ के नियम के अनुसार अगर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कर दें तो इसका मान शून्य होना चाहिए, यानी उनके हिसाब से जो धाराएं जाती है उन्हें प्लस लिया जाता है और जो निकलती है उन्हें माइनस लिया जाता है, यानी I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर 0 होगा किरचॉफ के पहले नियम के हिसाब से। तो अब इसको हम लिख लेंगे I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। यह आपका किरचॉफ का नियम होता है, किरचॉफ के पहले नियम के हिसाब से। और किरचॉफ के पहले नियम को हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है किरचॉफ का पहला नियम। अब देखते हैं इसका दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक बार फिर से देखेंगे कि किसी परिपथ के प्रत्येक बांध पास में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात समेशन I इंटू R बराबर समेशन E।
I आपकी धारा हो गई और R प्रतिरोध हो गया। तो इन दोनों के प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसे हम किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं, और यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह हो गए आपके किरचॉफ के दोनों नियम। पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में आपसे एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3 संबंधी 2 संबंधी 1 तथा 1 संबंधी 2 संबंधी 3 है, तो इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दिया है आपका लंबाइयों का अनुपात 3 संबंधी 2 संबंधी 1 और द्रव्यमानों का अनुपात दिया है 1 संबंधी 2 संबंधी 3। तो हम यहां पर लिख लेंगे, दिया है आपका L1 L2 L3 बराबर दिया है 3 संबंधी 2 संबंधी 1 तथा आपका दिया है M1 संबंधी M2 संबंधी M3 बराबर 1 संबंधी 2 संबंधी 3। अब हमें पूछा क्या गया है इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात। तो प्रतिरोध का सूत्र होता है प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा आपका R बराबर रो L बटा के A। यानी ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है, यहाँ पर रो विशिष्ट प्रतिरोध है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे तार का आयतन। तो चूंकि तार बेलनाकार होता है तो इसका आयतन निकाल लेंगे, यह हो गया आपका तार, और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो कि वृत्त के आकार का है। तो इसका क्षेत्रफल A बराबर V/L यानी, और आयतन बराबर होता है सूत्र आपका द्रव्यमान बटा के घनत्व यानी V बराबर हो गया आपका। तो यहाँ पर A का मान रख देंगे तो M/dl, यह हो गया आपका क्षेत्रफल के मान। A बराबर M/dl यहाँ से रख देंगे। अब A का मान यहाँ पर रख देंगे तो R बराबर आ जाएगा रो L A का मान रखेंगे M बटा के dl। तो R का मान हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा गुणा कर देगा तो रो L स्क्वायर इंटू D/M। तो मैं यहाँ से क्या निकल जाएगा R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर/M। हमें यही चाहिए था, निकल गया आपका R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर/M। तो हमसे पूछा क्या गया है तारों के प्रतिरोधों का अनुपात, और दिया है आपको L स्क्वायर का मान, L का मान दिया है, ये L का मान हो गया और ये आपका M का मान है। तो हम निकाल लेंगे तीनों प्रतिरोधों का अनुपात बराबर L1 स्क्वायर M1 संबंधी L2 स्क्वायर M2 संबंधी L3 स्क्वायर M3। अब यहाँ से मान रख देंगे, L1 का मान रखेंगे 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बटा के M1 का मान है 1 संबंधी L2 का मान है आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 M2 का मान है आपका 2 संबंधी L3 का मान है आपका 1 तो 1 का वर्ग हो जाएगा 1 M का मान दिया है 3। अब इसको हल कर लेंगे तो इसका लसा हो जाएगा 3 दूना के 6 इसका लसा हो जाएगा। तो 1 का 6 में देंगे तो 6 9 54 संबंधी 2 का देंगे 6 में भाग तो 3 चौक को 12 संबंधी 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 यानी 3 दूना के 6। अब इसमें से हम कामा ले लेंगे, 2 कामा ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 27 संबंधी 6 संबंधी 1 जो कि आपका निकल जाएगा R1 संबंधी R2 संबंधी R3 का मान। यानी संगत तीनों प्रतिरोधों का अगर मान निकल जाएगा 27 संबंधी 6 संबंधी 1। ये हो गया आपका संगत प्रतिरोधों का अनुपात निकल गया R1 संबंधी R2 संबंधी R3 का मान 27 संबंधी 6 संबंधी 1। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। ये आपका विकिरण और गति प्रकृति नामक चैप्टर से है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, और तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं।
यानी जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश को डाला जाएगा तो उसकी सतह से जो इलेक्ट्रॉन है वह अपने निकलने लगते हैं। उसी घटना को जो भी कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब दिया है कार्यफलन, तो कार्यफलन किसे कहते हैं? तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है कार्यफलन कहलाती है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह कार्यफलन कहलाएगी, और जो न्यूनतम आवृत्ति चाहिए वह आपकी देहली आवृत्ति कहलाएगी। यानी देहली आवृत्ति अगर पूछ दे तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं देहली आवृत्ति कहलाती है। और कार्यफलन में वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर दे कार्यफलन कहलाएगी, और उस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका डेरिवेशन का है, जो कि पूछा गया है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल कितना लगता है? तो इसको हम लिख लेंगे, मान लेंगे दो धारावाही तार, यह हो गया आपका PQ, यह हो गया आपका RS। अब PQ में धारा I1 प्रवाहित हो रही है और RS में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। अब जब धारा समान दिशा में प्रवाहित होंगी तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, और अगर धाराएं अगर विपरीत दिशा में प्रवाहित होंगी तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे, और अगर एक दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो वे दोनों एक साइड चिपकेंगे। तो इसको लिखेंगे कि माना दो धारावाही समांतर तार PQ तथा RS परस्पर R दूरी पर रखें, यानी इन दोनों के बीच की टोटल दूरी जो है R है। अब PQ में धारा I1 तथा RS में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, यानी PQ में धारा I1 और RS में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। जब दोनों तारों में धारा समान दिशा में प्रवाहित होगी तो ये आकर्षित होंगे, समान दिशा में प्रवाहित होगी तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित करेंगे। तब अब तार PQ की धारा के कारण RS के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है, यानी तार जो PQ है इसमें जो धारा प्रवाहित I1 हो रही है इसके कारण RS के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है B1 बराबर, यानी इसके कारण निकाले पहले वाले तार के कारण, तो B1 बराबर μ0 I बटा के 2 पाई R। यह आपका जो एक ही चाल है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है B1 बराबर μ0 I बटा के 2 बार। ये आपका B1 का मान हो गया। अब रख देंगे यहाँ पर, ये बराबर μ0 बटा के 2 पाई I। B1 का मान है तो I1 अपान R इंटू I2 इंटू साइन थीटा इंटू L, जो कि दोनों के बीच की दूरी है। अब ये दोनों तार में बेंच पर है, यानी एक दूसरे के एकदम इन दोनों के बीच में ये जो दूरी है 90 डिग्री पर है, तो थीटा का मान 90 हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 होता है। तब यहां से निकाल लेंगे यह बराबर μ0 बटा के 2 पाई इंटू I1 I2 अपान R इंटू L। अब चूंकि सूत्र में प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो यह बटा के L बराबर μ0 बटा के 2 पाई I1 I2 अपान R। यह हो गया आपका दो समांतर धारावाही तारों चालकों के बीच लगने वाला बल। यह बटा L बराबर μ0 बटा 2 पाई I1 I2 बटा के R, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो ये हुआ यहाँ पे कुछ 5 से 6 डेरिवेशन और एक सवाल। इसमें से आपको 2 या 3 डेरिवेशन सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे।